अब हम बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज की। तो ब्रैकेट सीरीज हमें कब मिलती है? तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ सिक्स एटसेट्रा ऑर्बिट टू द फोर्थ ऑर्बिट, यानी जब इलेक्ट्रॉन जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, और फोर्थ ऑर्बिट में वो कहाँ से आ सकता है? फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, सेवन से आ सकता है, यानी एक्सेट्रा ऑर्बिट, यानी फिफ्थ सिक्स सेकंड एक्सेट्रा ऑर्बिट से अगर जंप करके इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, कौन से ऑर्बिट में? फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, तो हमें जिस सीरीज़ की लाइन मिलेगी उसे हम लोग नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज। और जिस सीरीज़ की लाइन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/4² माइनस 1/n²। तो n1 की वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि ब्रैकेट सीरीज़ की है, और ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर आना है? फोर्थ ऑर्बिट में आना है, यानी n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 5, 6, 7 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज़ की लाइन है फुन सीरीज़। तो फुन सीरीज़ की लाइन क्या हो, कब मिलेगी हमें सीरीज़ की? तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सिक्स सेवन्थ एक्सेट्रा ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगा, और कहाँ से जंप करेगा? वो सिक्स से कर सकता है, सेवन्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, मतलब किसी भी इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करेगा, और जंप करके आना कहाँ चाहिए? वो फिफ्थ ऑर्बिट में। तो हमें जिस सीरीज़ की लाइन मिलेगी उसे हम लोग नाम देते हैं फुन सीरीज़। और ये जो सीरीज़ की लाइन है वो अभी आपकी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो इसके लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/n1 की वैल्यू 5 फिक्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर आ रहा है? फिफ्थ ऑर्बिट में। n1 की वैल्यू कितनी होगी? 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 7/n2 का स्क्वायर। और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उससे मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी किस तरह से ये मिलता है और इसको एक्सप्रेशन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। तो इसमें क्या था? बोहर वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बोहर ने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बोहर ने। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट से n2 to the lower orbit say n1, the radiation are emitted and appear in the form of line called spectrum। जैसा कि बोहर ने बताया था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट, जो कि यहाँ पर n2 बोला गया है, से लोअर एनर्जी स्टेट जो n1 बोला गया पर आता है, तो वो जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। या जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम में मिलता है उसको लाइन ऑफ इमिटेड रेडिएशन जो मिलती है हम इसको नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। क्योंकि हाइड्रोजन से मिल रही थी इसलिए नाम दिया गया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस ऑफ n2 एंड n1 लेवल इज, अगर एनर्जी डिफरेंस हमें निकालना है n1 और n2 लेवल में, तो अगर हम कहते हैं n1 लेवल की एनर्जी क्या है? E1 है, और n2 लेवल की एनर्जी क्या है? E2 है। तो एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? E2 माइनस E1। तो क्या बन जाएगा आपका? E2 माइनस E1 से डेल्टा E, ठीक है, इज इक्वल टू 2π² E m⁴/h², ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये रिलेशन कहाँ से आया? तो हमने जब एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल बता रहे थे तो हमने बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन है, तो जब हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, साथ ही सेल में डिफरेंस आएगा, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। तो चेंज क्या होगा आप इस तरह से देख सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन था, तो अगर हम पहले ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो एनर्जी क्या कह देंगे? E1, और सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो एनर्जी क्या कह देंगे? E2। तो हमने यहाँ पर निकाला क्या? E2 माइनस E1, तो डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, चेंज क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए n2 हो जाएगा। तो वही एक्सप्रेशन हमने सॉल्यूशन करके ये लिख दिया है, ठीक है, यानी डेल्टा E बराबर जो एक्सप्रेशन होता है। अब जब इस पूरी वैल्यू को इन्होंने कांस्टेंट टर्म कहा गया है, जिस कांस्टेंट वैल्यू को इन्होंने नाम दिया रेडवर्क कांस्टेंट, इस पूरी वैल्यू को, यानी डेल्टा इज इक्वल टू RH मतलब रेडवर्क कांस्टेंट। तो RH इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2², वेयर RH इज़ कॉल्ड रेडवर्क कांस्टेंट। और RH की वैल्यू अगर हम जूल में कैलकुलेट करें तो सारी वैल्यू हमें मालूम, जैसा कि हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलेगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो ये RH की वैल्यू निकल आई इन टर्म ऑफ जूल, ठीक है। और जो टर्म यहाँ पर सिंबल हम पहले भी जान चुके हैं, वेयर E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अर्ग पर सेकंड में दी गई है, ठीक है। और आपकी Z जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यहाँ पर
जो जेड वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर या पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज यूनिट को ही उसका हम लोग एटॉमिक नंबर नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ध्यान रखना है 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारे इन टर्म ऑफ एनर्जी था रिलेशन। अब इसको हम लोग अलग अलग टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो द फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड विथ द इमिटेड रेडिएशन, अब जो एक्सप्रेशन हमें मिला इन टर्म ऑफ एनर्जी, अब इसी को हम लोग इन टर्म ऑफ किस में देखेंगे, फ्रिक्वेंसी में। तो हमें मालूम है डेल्टा ई इक्वल टू बेटा होता है एच न्यू। तो अगर हमें यहाँ से न्यू यानी फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, E2 माइनस E1 अपॉन एच, ठीक है। तो अभी हमने निकाला है डेल्टा ई की वैल्यू क्या थी आपकी, एच आर एच ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो आर एच अपॉन में क्या है, प्लांक कांस्टेंट एच ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हमने क्या करा, आर एच की वैल्यू जो हमें दी गई थी उसको रख लिया, और जहाँ थी हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो गिवन थी उसको रख लिया और उसको सॉल्व करा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करने में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी बेटा 3.29 10⁻15 ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें सेकंड इन्वर्स में मिले, क्यों, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है या सेकंड इन्वर्स होती है, ठीक है। अब इन टर्म ऑफ अगर वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू आपका होता है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो हमें लैम्डा यानी वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। और न्यू अभी आपने ऊपर कैलकुलेट करा है तो न्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन एच। तो वही चीज़ हमने देखो रख दिया, न्यू की जगह डेल्टा ई अपॉन एच। तो एच कहाँ चला गया ऊपर, तो बन गया सी एच अपॉन डेल्टा ई, ठीक है। अब डेल्टा ई की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, एच की वैल्यू सी की वैल्यू मालूम है, डेल्टा ई की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करके क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी इन टर्म ऑफ वेव नंबर, अगर हमें वेव नंबर के टर्म में निकालना है तो क्या करना होगा, हमें मालूम है न्यू बार इक्वल टू होता है बेटा सी न्यू अपॉन सी। न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, न्यू अपॉन सी। और न्यू अभी आपने निकाला है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका आर एच अपॉन एच ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इन टर्म ऑफ वेव नंबर अगर आप देखेंगे तो न्यू बार होता है, न्यू बार इज इक्वल टू यानी वेव नंबर इक्वल टू होता है न्यू अपॉन सी यानी फ्रिक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू, और न्यू की वैल्यू आपकी क्या थी, ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो आर एच अपॉन सी एच ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमने क्या करा, रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू रख ली, यानी आर एच अपॉन एच की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करी तो वो वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पुट कर ली, ठीक है। नहीं तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें आर एच अपॉन एच की वैल्यू रख ली, साथ ही हमें मालूम वेलोसिटी ऑफ लाइट वो भी वैल्यू पुट करके इसको हमने सॉल्व करा, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें ये वैल्यू कितनी मिली, न्यू बार इक्वल टू 1.096777 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग नाम देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। जैसे ये मीटर इन्वर्स में है, आप इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब सेंटीमीटर इन्वर्स हमने इसकी वैल्यू बताई थी तो वो वैल्यू कितनी थी आपकी, देखिए ये वैल्यू लिखी हुई सेंटीमीटर इन्वर्स, वो मीटर इन्वर्स में 4 में 10 की पावर है। तो आप उसको सॉल्व करोगे और मीटर इन्वर्स में जब मीटर इन्वर्स सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। ये बेटा आपका था एक्सप्लेनेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी जाना हमने, ठीक है। तो अब इनके ऊपर बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ये आपका था एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और ये आपका क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है। फिर इसी चीज़ को हमने कैसे एक्सप्लेन करा, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई, जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल यानी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड आपकी जो इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको कॉपी में नोट करिए। नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही।